नमस्कार छात्रों। श्री रंगलाल कोठारी राजकीय महाविद्यालय राजसमंद से बीएससी थर्ड ईयर के लिए पेपर थर्ड जंतु व्यवहारिकी में आज हम पढ़ेंगे कार्य विशिष्ट ऊर्जा की अवधारणा। इस अध्याय को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ प्रेम सिंह चौहान, सह आचार्य प्राणीशास्त्र। कार्य विशिष्ट ऊर्जा की अवधारणा इसे कार्य विभव या कार्य विशिष्ट विभव के नाम से भी जाना जाता है। लॉरेंस ने 1950 में कार्य विशिष्ट ऊर्जा की अवधारणा प्रस्तावित की, परंतु यह सर्वमान्य न हो सकी। संभवतः तंत्रिका परमाणु के अभाव में ऐसा हुआ। लॉरेंस ने यह संभावना व्यक्त की कि जंतुओं के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में किसी भी कार्य को करने के लिए विशिष्ट ऊर्जा यानी कार्य विशिष्ट ऊर्जा सतत रूप से उत्पन्न की जाती है। यह कार्य विशिष्ट ऊर्जा वह ऊर्जा है जो नियत क्रिया प्रतिमान की अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक है। ये जंतु के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में लगातार उत्पन्न होती रहती है, परंतु इसे किसी निरोधक क्रियाविधि के द्वारा तब तक नियंत्रित रखा जाता है जब तक कि इस ऊर्जा का फलस्वरूप नियत क्रिया प्रतिमान या सूचक उद्दीपन मुक्त नहीं कर देता। ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक नियत क्रिया प्रतिमान की अपनी अपनी अलग कार्य विशिष्ट ऊर्जा होती है, जब तक कि वर्गीस की अवधारणा सुव्यवस्थित क्रम में कार्य करते हैं, यानी संवेदी अंगों से सूचक उद्दीपक ग्रहण किया जाता है, फिर इसे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के काल्पनिक अंतर्जाल मोचक क्रियाविधि या उसे हम कहते हैं इन्नेट रिलीज मैकेनिज्म, अंतर्जात मोचक क्रियाविधि इन्नेट रिलीज मैकेनिज्म, यहाँ एक गलत लिखा हुआ है, जो कि कार्य विशिष्ट ऊर्जा या एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी को मुक्त करता है। इससे नियत क्रिया प्रतिमान की अभिव्यक्ति होती है। लॉरेंज ने 1950 में सूचक उद्दीपक या अंतर्जातीय मोचक क्रियाविधि का कार्य ऊर्जा तथा नियत क्रिया प्रतिमान के बीच संबंध को समझने के लिए एक मॉडल प्रस्तुत किया। इसको साइको-हाइड्रोलिक मॉडल कहा जाता है। यह फ्लश टॉयलेट मॉडल भी इसको कहा जाता है। साइको-हाइड्रोलिक या फ्लश टॉयलेट मॉडल इन्हें कहा जाता है। इसको हम इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। इस चित्र को ऊपर से देखो तो ऊपर से टोंटी से पानी आ रहा है और ये पूरा का पूरा क्या है, इस टैंक में इकट्ठा हो रहा है। यहाँ पर एक स्प्रिंग लगी हुई है और वाल्व है, और इस वाल्व के साथ पुल्ली के माध्यम से वजन से लटका दिया गया है। इधर वजन से लटकाया हुआ है। पानी का दबाव धीरे धीरे ऊपर बढ़ता रहता है। जब पानी का दबाव अधिक बढ़ जाता है तो ये स्प्रिंग जो है इधर खिसक जाती है और पानी आकर के बाहर की ओर आ जाता है। इस प्रकार इस चित्र से हम ये समझ सकते हैं कि किसी भी नियत क्रिया प्रतिमान या किसी भी साइन स्टिमुलस या किसी भी कार्य को करने के लिए निरंतर एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी जो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में एकत्रित होती रहती है। जब एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी का एक लेवल प्राप्त हो जाता है, त्यों ही जो एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी है उसको कार्य में परिणत कर देती है। इसी को साइको-हाइड्रोलिक मॉडल के अनुसार इस वजन या इसे कहते हैं, वजन को कहते हैं इन्नेट रिलीज मैकेनिज्म कहा जाता है। इस इन्नेट रिलीज मैकेनिज्म के माध्यम से ज्यों ही भंडार में एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी एकत्रित होती रहती है
और पर्याप्त एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी जब एकत्रित हो जाती है तो उससे नियत क्रिया प्रतिमान की मुक्ति होती है। ये नियत क्रिया में प्रतिमान को संपादित करने के लिए एक साइन स्टिमुलस पर दबाव पड़ता है और ये एक दिशा में नियत क्रिया प्रतिमान को मुक्त कर देता है। कार्य विभव ऊर्जा है यहाँ पे। कार्य विभव ऊर्जा का स्तर इतना ऊंचा होगा उतने ही कम वजन की आवश्यकता होगी। इस मॉडल में हमने वजन लगा रखा है कि जो जो एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी का मान बढ़ेगा तो थोड़ा सा वजन होगा तो वजन साइन स्टिमुलस काम करेगा। तो स्टिमुलस यदि धीमी भी होगी ना तो कार्य परिणत हो जाएगा। इसलिए ये कह रहा है कि जो जो एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी का मान ऊंचा बढ़ता जाता है तो कम वजन भी होगा तो वो रिलीज जो है वो उद्दीपन की एब्सेंट में भी ये जो है उस कार्य को ऊर्जा जो है उस कार्य को संपादित कर देती है। इसका परिणाम ये होता है कि इस प्रकार किसी भी कार्य की मुक्ति होती है जिसका उल्लेख पहले ही किया जाता है। और जो ही वाल्व खुला तो पूरा का पूरा ये टंकी जो है एक बार खाली हो जाता है और खाली हो जाने के पश्चात व्यवहार जो है कुछ समय के लिए व्यक्त नहीं किया जाता है। यानी एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी थी किसी कार्य को परिणत करने के लिए और वो क्या हो गई, कार्य में परिणत हो गई तो एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी का भंडार पूरा का पूरा खाली हो जाएगा और अब कुछ समय के लिए वो व्यवहार वापस प्रकट नहीं होगा। क्यों, कब तक प्रकट नहीं होगा? जब तक एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी का वो लेवल पुनः ग्रहण नहीं कर लिया जाता। इसलिए क्यों न धीरे धीरे एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी एकत्रित होती है और व्यवहार मुक्ति के लिए यह तैयार हो जाती है। इसका एग्जाम्पल हम जैसे खाना खाने की बात करते हैं उससे ले सकते हैं। हमें भूख लगी तो हमने खाना खा लिया। खाना खाने का मतलब व्यवहार परिणत हो गया। अब जब तक वापस भूख नहीं लगेगी, यानी भूख नहीं लगेगी तब तक खाना खाने की इच्छा नहीं होएगी। तो ये कह रहा है कि जब भूख नहीं लगने वाला जो पीरियड है वो ऐसा पीरियड है तब तंत्रिका तंत्र में जो एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी एकत्रित होती रहती है और हम भूख का अधिकतम लेवल जब बढ़ जाएगा तो हमें खाना खाना ही पड़ेगा और खाना खाते ही क्या करेंगे, हम फिर खाने की इच्छा नहीं होगी। तो ये एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी के माध्यम से किसी भी एक्शन को प्रकट कर लेने के पश्चात कुछ समय तक उस व्यवहार की पुनः उसको प्रकट नहीं किया जा सकता जब तक कि एनर्जी एकत्रित नहीं हो जाए। ये छोटा सा टॉपिक था आपके अध्ययन के लिए जो आपके समक्ष प्रस्तुत है। असाइनमेंट है आज का, कार्य विशिष्ट ऊष्मा को वर्णित कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।